नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। जी। और खास तौर पर इसके दूसरे अध्याय पर, जिसका टाइटल है आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। जी। हमारे पास एक डिटेल्ड हिंदी रिव्यू है और हम इसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। कोशिश ये समझने की है कि लेखक क्यों मानते हैं कि भाई सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है। जी। पैसे की समझ शायद उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यही उनका केंद्रीय तर्क है इस चैप्टर में। तो ये जो सवाल है कि क्या वाकई ज्यादा पैसा कमाने से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, या फिर पैसे को समझना, उसको मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी पर बात करते हैं। कियोसाकी का जो मुख्य पॉइंट है वो यही है कि अगर आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता तो ज्यादा कमाना भी बेकार है। आर्थिक साक्षरता मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी वही अमीरी की असली नींव है। हाँ, और यहीं पर ये जो गरीब पिता और अमीर पिता वाली बात है ना, उनका फर्क एकदम साफ दिखता है। गरीब पिता का रास्ता क्या था? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो। हाँ, सिक्योर जॉब और फिर ज्यादा कमाओ ताकि ज्यादा खर्च कर सको। एक तरह का रैट रेस। जबकि अमीर पिता का फोकस अलग था। वो कहते थे पैसा कमाना ठीक है, पर उसे बढ़ाना, बचाना और सबसे जरूरी उसे समझना सीखो। अमीर पिता बार बार पैसे के खेल को समझने की बात करते हैं और एसेट्स बनाने पर जोर देते हैं। अब ये खेल क्या है और एसेट्स, सुनने में तो ठीक लगता है, पर असली में क्या मतलब है इसका? देखिए, खेल का मतलब है पैसे के नियम जानना, पैसा काम कैसे करता है। कियोसाकी एक बड़ी पते की बात कहते हैं कि असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, बल्कि पैसे के ज्ञान की कमी है। अच्छा। और इसी ज्ञान की कमी से लोग ज्यादा कमाकर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रह जाते हैं। पैसा आता है, चला जाता है। और इसी ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी मतलब लायबिलिटीज, इनके बीच का फर्क समझना। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। कियोसाकी इसे बहुत सीधा समझाते हैं। एसेट्स वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कोई निवेश जिससे रेगुलर इनकम आ रही हो, या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया मिल रहा हो। ठीक है। और लायबिलिटीज वो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि कार का लोन। हाँ, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या कई बार वो बड़ा घर भी जिसकी ईएमआई या मेंटेनेंस आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा खा जाती हो। ये बात बहुत से लोगों को चौंका सकती है, क्योंकि हम तो अक्सर घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। बिल्कुल, और कियोसाकी यही कहते हैं कि अगर वो घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है तो वो फाइनेंशियल सेंस में एसेट नहीं, लायबिलिटी है। ये सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। और यही वो समझ है जो हमें स्कूलों में, हमारी पारंपरिक शिक्षा में मिलती ही नहीं है। कियोसाकी इसी पर चिंता जताते हैं कि कैसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वो भी पैसे की समझ ना होने के कारण जिंदगी भर कर्ज में या पैसे की तंगी में रहते हैं। कमाते अच्छा है पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना नहीं जानते, तो वो शिक्षित होकर भी एक तरह से आर्थिक रूप से निरक्षर रह जाते हैं। इसीलिए लेखक इतना जोर देते हैं कि बच्चों को ये चीजें बचपन से सिखानी चाहिए, ताकि वो शुरुआत से ही सही रास्ते पर चलें। तो अगर हम इस चैप्टर की मुख्य बातों को समेटें तो पहली चीज तो ये निकलती है कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरा, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें, बचत और निवेश कैसे करें, यह सीखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, सबसे अहम, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझें। फोकस एसेट्स बनाने पर होना चाहिए। हाँ, ऐसी चीजें जो इनकम जनरेट करें, न कि ऐसी चीजें खरीदें जो पैसा निकालें, भले ही वो दिखने में संपत्ति जैसी लगें। सही कहा। ये एक ट्रैप है जिससे बचना है। और चौथा पॉइंट, चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, खुद को और अपनी अगली पीढ़ी को आर्थिक रूप से साक्षर बनाना। जैसा कियोसाकी कहते हैं, यही वो फाउंडेशन है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम की इमारत खड़ी होती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमें शायद अपनी तथाकथित संपत्तियों को फिर से देखना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या ये वाकई एसेट है या कहीं लायबिलिटी तो नहीं। बिल्कुल। ये अध्याय हमें अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए कहता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि आज के दौर में जो पारंपरिक शिक्षा हमें मिलती है, उसके अलावा वो कौन से अनकहे फाइनेंशियल नियम या स्किल्स हैं जो असल में सफलता के लिए ज़रूरी हैं पर हमें कहीं सिखाए नहीं जाते। वाकई एक गहरा सवाल है, और इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।